क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स, एक क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है, इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये ए, इधर बी, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, इसकी थिकनेस यहाँ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है। Closed cubicle box is made of perfectly insulating material, walls of thickness, and the only way for heat to enter or leave the box is through two solid metallic cylindrical plugs. Each of cross-sectional area अपने को दिया हुआ है 12 centimeter square and length दिया हुआ है 8 centimeter. Fixed in the opposite walls of the box, the outer surface A on one plug is maintained at 100 degrees Celsius, while the outer surface B of the other plug is maintained at 4 degrees Celsius. The thermal conductivity of the material of each plug दिया हुआ है K equal to 0.5 calorie per degree Celsius per centimeter. A source of energy generating 36 calories per second is enclosed inside the box. यानी यहाँ सोर्स है वो हीट जनरेट कर रहा है dq by dt equal to 36 calorie per second enclosed inside the box, assuming the temperature to be the same at all points on the inner surface. The equilibrium temperature of the inner surface of the box is, अब यहाँ क्या होगा, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T, तो कुछ हीट इधर जा रहा है, कुछ हीट इधर जा रहा है, यानी इधर जो जा रहा है वो मान लेते हैं dq1 by dt जा रहा है, और इधर जो जा रहा है वो dq2 by dt जा रहा है, और वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए dq1 by dt प्लस dq2 by dt, ये आना चाहिए। पैरेलल में है ना, मतलब ये पैरेलल में कहाँ है भाई, ये जो जनरेट कर रहा है वो इतना है, तो कुछ हीट इधर जा रही है ना, और कुछ हीट इधर जा रही है, तो टोटल जो हीट है उसका दोनों में बढ़ गई ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना। तो यहाँ जो dq1 by dt आप लिखोगे दरअसल होगा KS सर मेरे को सिर्फ ये -4 जानना है कि by, हमने ये हाँ सर मेरे को ये जानना है, हमने ये जो dq1 by dt प्लस dq2 by dt लिखा, ये हम पैरेलल के लिए लिखते हैं ना हम लोग, ये जो हम बेटा पैरेलल के लिए, ऐसा पैरेलल के लिए लिखो या सीरीज, हाँ अच्छा आप उस तरह से समझ रहे हैं, तो पैरेलल थोड़ी कहूंगा कि पैरेलल मान लो, अगर आप पैरेलल नहीं है लेकिन ये, हाँ अरे भाई इतना इसने इतना जनरेट किया, वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो लिख रहा हूँ मैं, तो कुछ पार्ट इसका इधर जा रहा है, कुछ पार्ट इधर जा रहा है, कुछ पार्ट इधर जा रहा है, कुछ पार्ट इधर जा रहा है, वो लिखा मैंने। तो भाई आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपये में से आपने 40 रुपये कहीं और खर्च कर दिए हैं, 60 कहीं और खर्च कर दिए हैं, नहीं समझ में आ रहा है। सर ये तो समझ आ टोटल, गया। तो ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये हाँ मतलब वही। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, दोनों साइड का जो टेम्परेचर है सेम होना चाहिए ना, ये ऐसा थोड़ी, यहाँ एक जगह 100 है, एक जगह 4 है, तो पैरेलल नहीं मानेंगे। क्लियर है अभी? हाँ सर, हाँ कैलकुलेशन तो हो जाए। हो जाएगा ना। तो ये एल एक तरह से, ये एल दिया हुआ है इसका, यहाँ लिख लेंगे, वही लिख देता हूँ इस समय, dq2 by dt क्या हो जाएगा, KS, ये हो जाएगा T-100 बाई एल, ठीक है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। सर तो सीरीज में अगर सपोज होता ही है तो उसमें भी हम लोग ऐसे कुछ देखते नहीं ना, वो तो बस जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतना ऐड कर देते हैं जितना जा रहा है, क्योंकि कहीं और लॉस नहीं हो रहा है ना कहीं और गेन हो रहा है हीट। नहीं सीरीज में होता तब तो, सीरीज में मतलब समझ नहीं रहा मैं, क्यों दिमाग में आ रहा है सीरीज में ही कैसे, मतलब मैंने कहीं लिखा था ऐसे, शायद गलत ही लिखा होगा कि हम लोग ऐसे ऐड करते तो वो पैरेलल में होता है ऐसा। मैंने किसी क्वेश्चन देख के लिखा था, सॉल्व पता नहीं गलत लिखा था शायद, तो मैंने ठीक है, ठीक है समझ गया। बस एक ही डाउट था। क्वेश्चन नंबर 8, लिखे हैं? हाँ सर, हाँ लिख लीजिए।
Question number 8. The earth is getting energy from the sun. ये सन है, इसका टेम्परेचर Ts है और रेडियस जो दिया है सन whose surface temperature is Ts and radius is r, यानी रेडियस r है. Let the radius of earth and the distance from the sun be d, यानी इसकी रेडियस r है और ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये d दिया हुआ है. Assume the earth and sun both to behave as a perfectly black bodies and the earth is in thermal equilibrium at constant temperature Te. Therefore, the temperature Ts of the sun is xt, where x is. तो क्या करेंगे, पहले तो सन से जो एनर्जी इसके पास आ रही है वो इस तरह से आ रही है. तो यहाँ जब एनर्जी अगर इसके पास में, क्योंकि सारी रेस पैरेलल आ रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. पहले इंटेंसिटी निकाल लेंगे. तो इंटेंसिटी क्या होगा, इसकी पावर पी है मान लो, तो P/4 पाई डी स्क्वायर, और इसकी पावर अगर P मतलब ही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा Ts2 पावर 4, क्योंकि ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करना है ना, ब्लैक बॉडी की तरह इसको ट्रीट करना है. तो अब यहाँ जो एनर्जी मिलेगा इसको वो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये इसकी पावर हो गई P डैश, और ये इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा Te2 पावर 4. तो रख देते हैं. तो P कितना है यहाँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा Ts2 पावर 4 डिवाइड बाई 4 पाई डी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा Te2 पावर 4. तो ये बताना है क्या कुछ दिख रहा है आपको यहाँ से. 4 पाई से 4 पाई चला गया, सिग्मा से सिग्मा चला जाएगा, पाई से अच्छा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया, तो हमारे पास में आ गया भाई ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर Ts2 पावर 4 बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 4 Te2 पावर 4. तो हमारे पास आ गया Ts इक्वल टू 4 डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना, और इसकी पावर कितनी जाएगी 1/2 Te, यानी Ts इक्वल टू कितना आ गया 2d बाई आर का स्क्वायर रूट इंटू टी. नहीं आ रहा है क्या आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है. तो कौन में आया, हाँ सर. और भी हैं, बस इतना ही है. चलो बाकी का भी थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे. अब आप इसके साथ साथ अब इसका भी क्वेश्चन करने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए. तो हम बात कर चुके थे डिस्क के बारे में, बात कर लिया था, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है वैसे तो. इसकी बात हो ही गई थी. अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर आएंगे आगे की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं. एग्जाम्पल 40 देख कैसे करना है.
ये कह रहा है thin infinite sheet of width W contains uniform charge distribution sigma find out electric field intensity at following points. A point which lies in the same plane at a distance d from one of its edges. यानी ये हमारे पास में इनफाइनाइट एक तरह से स्ट्रिप है. ये माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, और इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया यूनिफॉर्म है इस तरह से. इसकी विड्थ अपने को W दिया है और हमें इस पॉइंट पर जो कि D डिस्टेंस पर है यहाँ से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. तो हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर आप देखो इस स्ट्रिप को, तो कई सारे वायर्स से मिलके बनी है ना. ऐसे पतले पतले वायर्स हैं ये, इन वायर्स से मिलकर ये बनी हुई है कि नहीं. हाँ सर. और ये सारे इनफाइनाइट वायर्स है. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ इसमें कि यहाँ से एक डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस की एक स्ट्रिप लेंगे जो कि एक तरह से इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगी. तो ये हमारे पास में x है और ये dx है ना. तो क्या करूँगा मैं, पहले इसमें l लेंथ का मैं मानूंगा. मान लो l लेंथ की ये स्ट्रिप है. क्यों मानूंगा अभी आपको भी समझ में आ जाएगा. तो इस स्ट्रिप पर टोटल चार्ज कितना वो निकाल सकता हूँ. तो पहले इसका एरिया कितना है, तो l इंटू डी एक्स है ना. तो सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, डी क्यू चार्ज आ गया. यानी डी क्यू बाई अगर एल करूँगा तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगा जो कि सिग्मा इंटू डी एक्स है. कितना है, सिग्मा इंटू डी एक्स है. तो अब इस वायर की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. कितना होगा, डी ई इक्वल टू, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है x प्लस डी ना. और इसको इंडिकेट कर देंगे हम लोग. कहाँ से का इंडिकेट करेंगे, 0 टू ओमेगा. तो हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी है ना. तो 0 टू ओमेगा, ये हो गया सिग्मा डी एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस डी. ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटीग्रेशन आपको आता है या सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा. ये है पहला पार्ट इसका, लिख लो पहले. लिख लिया. हाँ. अब अगर मान लो मैं इस स्ट्रिप को यहाँ से देख रहा हूँ, मान लो, क्योंकि दूसरा केस में क्या कह रहा है, बी कह रहा है एट पॉइंट विच इज ऑन द सिमेट्री प्लेन ऑफ शीट एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम इट. यानी अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको टॉप से, तो मुझे ये शीट कैसी नजर आएगी, ये शीट ऐसी नजर आएगी. तो हमें इस पॉइंट पर चाहिए, या तो इधर या इधर डी डिस्टेंस पर. तो ऊपर ले लेता हूँ मैं. तो ये जो डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है ये डी है, ये W/2 है, ये W/2 है. ठीक है.
तो ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे, यानी रेफरेंस से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस की एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ वापस से। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि इनफाइनाइट वायरी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, कितना होगा, डी होगा। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है ना। तो यहाँ डी कितना हो जाएगा, पहले तो वापस से वही हमारे पास में जो लीनियर मास, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो सिग्मा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो वापस से सेम कॉन्सेप्ट है, इधर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ क्या है कि अगर उसी तरह यहाँ से भी मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स लेता हूँ, तो उसका भी एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री है। तो डी कॉस थीटा को इंडिकेट कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो डी ई निकाल लेते हैं। तो डी कितना होगा, लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ना, और इसका एक कंपोनेंट लेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा डी ई कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपने को मिलेगी और ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको इंडिकेट करेंगे लेकिन माइनस ओमेगा बाई टू ओमेगा बाई टू, डी ई मतलब लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, डी बाई डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अरे आपने डरा दिया मुझे यार, ठीक है ना। इसको इंडिकेट करना है, लिख लो, इसको इंडिकेट करके दिखाता हूँ। सर वो डायग्राम समझाइए ना, कहाँ से देख रहे हैं, वो नहीं समझा। मैंने कहा जैसे यहाँ से देख रहे हैं, देखो ये W है, ये हमारे पास में। तो यहाँ से D डिस्टेंस पर, तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, अभी समझ में आया। हाँ सर। तो मैं टॉप से दिखा रहा हूँ, तो मैं कैसे, क्योंकि ये मान लो अगर मैं कहता हूँ ये A और ये B है, तो टॉप से मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे ये क्या लग रहा है, ये B यहाँ है और A यहाँ है और ये यहाँ है। अभी समझ में आ रहा है। हाँ सर। सर पीछे लीजिए ना एक स्लाइड। हाँ सर ठीक है। हाँ सर लिख लिया। अब यहाँ देखो आप, तो ये कितना हो गया देखो। तो लैम्डा E इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा तो है सिग्मा डी एक्स
इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। तो इसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 टू ओमेगा बाई 2 कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास में 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया वैसे तो हो जाएगा डी बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स बाई इसका इंटू सिग्मा भी यहाँ 1 बाई डी tan इनवर्स एक्स बाई डी ना 0 टू ओमेगा बाई 2 होगा कि नहीं होगा भाई। तो डी हाँ से सर। तो डी कैंसिल आउट हो गया। हाँ सर। तो हमारे पास क्या आ गया देखो, तो डी से तो डी कैंसिल आउट हो गया, और ये आ जाएगा मतलब ई इक्वल टू सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स ओमेगा बाई 2d ना, है ना। अब यहाँ देखो ये तो आंसर आ गया हमारे पास में, जो इसको आंसर चाहिए था वो मिल गया। अब इसमें देखो एक चीज देखते हैं, अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि इफ ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका मतलब ये इनफाइनाइट प्लेन हो गया। इनफाइनाइट प्लेन हो गया तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपको, देखो सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा पाई बाई 2। यस सर। इसका मतलब इनफाइनाइट प्लेन की वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या आ गई हमारे पास में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो प्लेन है यहाँ, ये जो इनफाइनाइट प्लेन की हम बात, लिख लो फिर इसका देखते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन। लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ दरअसल ये जो प्लेन है, ये इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को दिया हुआ है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये ए बी सी और ये डी है, तो इस प्लेन को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, मान लो क्योंकि इन्फिनिटी तो इनफाइनाइट तो ऐसे है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये इधर इन्फिनिटी की तरफ जा ही रहा है। यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पर है इसके, यानी ये ए और इसके पीछे बी है, और ये डी और इसके पीछे ये सी है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है दरअसल वो यूनिफॉर्म है, और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ यूनिफॉर्म सिर्फ इधर ही नहीं है ना, तो इधर भी कितना मिला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये इधर भी यूनिफॉर्म ही है। और इस प्लेन के क्या होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगी, यानी इधर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है ना। यस सर।
यहाँ जैसे एग्जांपल 35 है, ये करते हैं। ये दूसरा वाला डायग्राम कहाँ से देख रहे हैं हम लोग? हाँ जी, कहाँ से देख रहे हैं मतलब दूसरे वाले डायग्राम में? ये देख, ये आपको ABCD दिख रहा है। हाँ सर। मैंने A यहाँ लिखा और B इसके पीछे, मैंने D यहाँ लिखा और इसका यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। हाँ अच्छा सर। हाँ ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। अब जैसे एग्जांपल 35 है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात हो गई। तो कैसे, क्योंकि एक इनफाइनाइट प्लेन आपको दिया है जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो ये सिग्मा इसमें दिया हुआ है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस है और ये क्या हो गया इधर, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इसको फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना लगेगा, तो वो लगेगा QE, है ना। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA, और E कितना यहाँ, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका जो एक्सेलरेशन यहाँ आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू M आ रहा है। यानी जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, हमने इसको जब ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्यों, क्योंकि जब इसका एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स ही नहीं है, ये कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो इनफाइनेटली तो कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन आपको मिल ही रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो टाइम टेकन यानी T इक्वल टू कितना होता है, 2U। U से अगर प्रोजेक्ट किया तो साइन थीटा बाई G आता था वहाँ, यहाँ A आ जाएगा। अगर इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज वहाँ क्या आता था, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G, G की जगह A आ जाएगा। अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट क्या आ जाएगा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G आता था वहाँ, यहाँ 2A आ जाएगा। और A की वैल्यू आपको दे रखी, समझ में आया। हाँ सर। सर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? ग्रेविटेशनल लग फोर्स रहा है लिखा ना? ना उसने, नेगलेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल लिखा है। हाँ ठीक है। अगर होगा तो भी काउंट करूंगा मैं। तो ये Q0 है ना। तो इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसी तरह से जैसे क्वेश्चन है 36 ट्राई करेंगे आप लोग। हाँ सर। इसको लिख लो पहले 35 को। हाँ सर, हो गया। 36 पे हो गया। नहीं वो करना है। नहीं सर।
हो गया? हाँ सर। अब जैसे कुछ बताना है कि भाई क्वेश्चन, नहीं बताना, चलिए। हो गया। हो गया ना? भाई बाकी लोगों से हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर बता हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। ये समझ मारा कि एसएचएम नहीं करेगा? हाँ नहीं करेगा। हाँ सर समझाओ। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 37। If an isolated infinite sheet contains charge q1 on its surface, देखो ये infinite sheet है, तो इसके इस साइड पर जो q1 चार्ज दिया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इधर q2 चार्ज दिया है। If an isolated infinite sheet contains charge q1 on its one surface and charge q2 on its other surface, तो इधर का मान लो एरिया, सरफेस का एरिया हमने a मान लिया, तो इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा 1 इक्वल टू होगा q1 बाई a और सिग्मा 2 इक्वल टू होगा q2 बाई a। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने मान लिया, एरिया a इस तरह से। तो अब इसने कहा कि on its other surface, then prove that electric intensity at a point in front of sheet will be, या तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इसके फ्रंट पे, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर देखना है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो दो प्लेन है हमारे पास में, दोनों प्लेन की वजह से देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन, दोनों ही पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पी पॉइंटर, ये मान लेते हैं क्यू, ये मैं मान लेता हूँ कि ए पॉइंट है मान लो और ये बी पॉइंट है। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी क्या होगी? Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ए पॉइंट पर प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो गया, ये आ जाएगी Q1। यहाँ सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है? Q1 बाई ए, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? यानी Q2 बाई ए प्लस में कर लिया हमने बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ई ए इक्वल टू क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना? आप यहाँ देखो, इसको आप ये भी लिख सकते हो Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो टोटल चार्ज के करस्पॉन्डिंग आ गई है ना? उसी तरह जब आप इधर जाओगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको यही मिल जाएगी, Q1 प्लस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर होगा। तो कहने का मतलब वो जो चाह रहा था, उसने कहा कि प्रूव करो, तो प्रूव हो गया। तो ये ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चन करने में ये वाला पॉइंट हमारे काम आएगा, यानी टोटल शीट का चार्ज देखना है ना, डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है ना? ये सर कॉन्सेप्ट जो इसका। हमने जो ई ए निकाला उसमें इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो प्लस मतलब कैसे वो वाला पार्ट बताइए ना। भाई ये देखो ना, इधर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दूर होगी ना ऐसे। हाँ सर। फिर दूसरा वाला देखो, इसमें भी ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर ही होगी ना।
अच्छा हाँ सर, ठीक है, समझा। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल 38 है, ये करिए आप लोग। 39 ये बताएंगे आपको बाद में। 38 करिए। हाँ सर, हो गया। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 39 भी क्लियर है भाई सबको। तो सी पॉइंट का गलत दिया क्या आंसर? चलो करके दिखाता हूँ। सही तो है ना? सी पॉइंट का ना, तो एक यहाँ है इनफाइनाइट शीट, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसको Q चार्ज, इसको -2Q, इसको 3Q, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग। तो सी पॉइंट की बात करूँ मैं, तो यहाँ देखो 3Q की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी ना। ठीक है, 2Q -2Q की वजह से किधर होगी, वो इधर ही होगी ना। तो डायरेक्शन बता दी मैंने, क्योंकि नेगेटिव है ना। तो और +Q की वजह से किधर होगी, इधर होगी। तो यानी हमारे पास में ये आ गया देखो। तो कितना आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, तो वो हो जाएगा 3Q/2A एप्सिलॉन नॉट - I कैप
प्लस सॉरी 2q 2q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप प्लस q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ये समझ में आया भाई सबको? कितना हो गया 5, सर तो माइनस 4q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ये आंसर आना चाहिए सी पॉइंट का। तो कितना आ गया माइनस 2q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आई कैप होगा। हाँ सर सही है। समझ में आया कॉन्सेप्ट भाई? नेगेटिव है तो फिर उसके सेट तो सब ऐसा कर लेंगे फिर हम लोग। ठीक है सर। अच्छा ऐसे डी का होंगे। हाँ डी का बताऊं? हाँ डी इधर है, तो डी का ये लिख लिया, रफ कर दूं इसको? हाँ सर। अब डी की बात करेंगे तो देखो डी पर क्या हो रहा है, 3q की वजह से इधर होगा, q की वजह से इधर होगा, और माइनस 2q की वजह से इधर होगा, इधर होगा। तो यानी ई डी वेक्टर हो जाएगा 3q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस मतलब प्लस 2q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। तो कितना हो गया भाई? ये 2 ये 4 यानी 2q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आई कैप यानी q बाई a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। नहीं आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, गलत दिया है। यही आ रहा ना आंसर? यही आना चाहिए, वो 2Q दिया है। सर गलत दिए। ठीक है ना, तो ये आंसर है हमारे पास में, तो गलत दिया हो तो खुद देखो ना, सॉल्यूशन में तो ठीक लिखा था उसने। सर माइनस होगा ना 2q का? क्यों? हाँ तो 2q का opposite माइनस क्या? direction में। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ माइनस है ना, सॉरी तो हाँ तो माइनस क्या ना 2q, तो 4 था ना, 4 में से 2q गया तभी तो आया है। हाँ यही आंसर सही है। वो कैलकुलेशन में लास्ट में गलत लिखा, बाकी तो सही किया था उसने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। चलिए पहले मैं आपको अब यहाँ गॉस लॉ बताऊंगा, गॉस लॉ पहले करेंगे, लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना 47 हुआ 46 हुआ स्फीयर वाले, सारे गॉस लॉ से करेंगे, इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे। बहुत लेंथी प्रोसेस है इंटीग्रेशन वाला, गॉस लॉ से ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है और क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए गॉस लॉ पढ़ेंगे पहले। कहाँ गया भाई? इंटीग्रेशन से करना तो पागलपनी ही, और क्या है इसमें? पता नहीं इन्होंने क्यों इंटीग्रेशन से करवा रखे हैं सारे क्वेश्चन, उसके बिना भी हो जाएंगे। सर कौन सा एग्जाम्पल? ऊपर है ना, ऊपर है 46 47 है सारे जितने भी हैं। सर 39 वाला एग्जांपल भी करें? 59 क्या है? आप बोल नहीं रहे थे नहीं अभी आप 39 करेंगे। 39 नहीं करना है। हाँ ये थिक शीट वाला है ना, अभी नहीं करना, गॉस लॉ पढ़ने की बात करेंगे इसको भी। ठीक है। हाँ सर लिख लिया।
पूछो ना। हाँ बस बस। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, फिर आएंगे गॉस लॉ पे। तो दरअसल ये जो लाइंस है ये फेराडे ने सिर्फ पेपर पर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइंस के बारे में उसने बात किया, क्योंकि ये सब इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं कि लाइंस आपको दिखाई देगी, फिजिकली इनका कोई ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये क्या है, सब इमेजिनरी लाइंस है। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस। दीज आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स हैं, यानी फिजिकली कोई इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे, मान लो वहां से किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, तो उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट होगा वो उस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉन at a point on electric lines of force will give the direction of electric field intensity. मान लो जैसे कि ये लाइन है इस तरह से जा रही है, तो अगर अपने को मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करनी है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, यानी इस जगह जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो इस डायरेक्शन में है। अगर ये ए पॉइंट है तो अगर इस पॉइंट पर गए तो यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये बी पॉइंट है, ये ई बी वेक्टर होगा। ठीक है ना, इस तरह से लिख लीजिए। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate from positive charge particle electric lines of force originate from isolated charge particle, isolated positive charge particle and terminate at infinity। तो मान लो जैसे कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है
इसकी वजह से जो लाइन से यहाँ से ओरिजिनेट होगी और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगी। इस तरह से। हाँ And सर number of lines and number of lines originating or terminating and number of lines originating or terminating at point charge will be proportional to the magnitude अब टर्मिनेटिंग किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए भी बताता हूँ मैं। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो उस पर लाइंस क्या होगी? आके टर्मिनेट होती। कहाँ से आएगी? सब इन्फिनिटी से आके उस चार्ज पे जाके टर्मिनेट होगी। तो जो लाइंस कितनी ओरिजिनेट हो रही है या टर्मिनेट हो रही है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इसका उस पर जो चार्ज उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मान लो जैसे कि एक चार्ज है, मान लो +2 कूलम, दूसरा है मान लो 4 कूलम। इसका मतलब दूसरे वाले में क्या हुआ? डबल लाइंस होगी पहले वाले के कंपैरिजन में। ये कहने का मतलब है। लिख लिया सर। नेक्स्ट है in case of negative point charge, electric lines of force originate from infinity and terminate at point charge. In case of isolated, वापस से भाई, तो अगर नेगेटिव चार्ज है मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कि ये -q चार्ज है, तो यहाँ जो लाइंस होगी इस केस में, जैसे अगर उस वाले केस की बात करूँ पहले, तो अगर ये मान लो q चार्ज है, तो जो लाइंस है मान लो n है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी q के। उसी तरह जब इसकी बात करेंगे हम लोग, तो अगर ये -q है, तो यहाँ जो नंबर ऑफ लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी -mod ऑफ -q के। ठीक है।
तो n क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. हाँ सर लिखिए. फिफ्थ पॉइंट है, if point charges are placed near to each other, if point charges are placed near to each other, then क्योंकि इसमें क्या होगा दरअसल, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तब तो क्या होगा, पॉजिटिव से लाइंस जो निकलेगी उसमें से कुछ लाइंस नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगी. लेकिन अगर मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तब उस केस में टर्मिनेट नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे को क्या करेगी, वो रिपेल करेगी. तो वही पॉइंट लिखवाना है मुझे. इफ अ पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, देन some electric lines of force originate from positive point charge will terminate at negative point charge. But if point charges are negative or positive, then electric lines of force repel to each other. मतलब क्या, देखो समझाता हूँ. मान लो जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, इसकी कुछ लाइंस तो इस पर आएगी ऐसे, है ना, और इसकी वजह से कुछ लाइंस ऐसे.
लेकिन अगर मान लो जैसे पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इस केस में क्या होगा, लाइंस ऐसे जाएगी, तो लाइंस ऐसे रिपेल करेगी। लिख लीजिए। सर सारी लाइंस नहीं होगी ना टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में? कहाँ बोला मैंने, सारी कहाँ बोला, लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है? लिखा है नहीं लेकिन। हाँ सर लिख लिए। लिख ले भाई सबने। हाँ सर। उसी तरह मान लो अगर नेगेटिव हुई, अगर नेगेटिव चार्जेस है मान लो, उस केस में क्या होगा, तो सॉरी, electric lines of force never intersect to each other. Electric lines of force never intersect to each other. क्योंकि होगा क्या कि मान लो ये लाइन है एक और ये दूसरी लाइन है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दो टेंजेंट मिल रहे हैं अपने को यहाँ, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू stationary charges
never form closed loop. मैंने लिखा है स्टेशनरी चार्जेस, इसका मतलब जनरेट नहीं हो रहा है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्जेस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप. सर आपने वो टाइम वेरिंग का क्या पॉइंट बताया? भूल जाओ अभी ये समझो, स्टेशनरी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है. ठीक है सर. सर स्टेशनरी चार्जेस मतलब सिंगल चार्ज ना, मतलब एक चार्ज के लिए ये तो वैलिड होगा ना बेटा सर. अब एक की वजह से तो और भी तो चार्जेस, जैसे अभी हमने इनफाइनाइट प्लेन का देखा. हाँ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है. हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो लूप जैसा बनता है ना, इसलिए पूछ रहा था मैं. हाँ, उन्होंने वो लूप कहाँ बन रहा है, क्लोज लूप कहाँ बन रहा है. अगर मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये लाइन आई, मान लो एक लाइन ये हाँ आई और एक लाइन ये, क्लोज लूप कहाँ बन रहा है. क्लोज लूप का मतलब तो हाँ हुआ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइंस ओरिजिनेट होके वापस इसी के पास आ गई. हाँ हाँ ठीक है सर, समझा. ठीक है ना. जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, यहाँ ऐसा नहीं है. क्यों? उसका रीजन ये है कि वहाँ मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वहाँ हमेशा डायपोल ही होता है, तो वो हमेशा क्लोज लूप बनेगा उसमें. यहाँ मोनोपोल भी एग्जिस्ट है, मतलब मोनोपोल मतलब सिंगल पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है. फोर्थ है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, या इसको हम बोलते हैं लाइन डेंसिटी. इसको क्या बोलेंगे? लाइन डेंसिटी. नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया represents the magnitude of electric field intensity at a point. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा. मैं इधर का बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इधर लाइंस नहीं होगी, इधर भी होगी. तो अगर मान लो मैं यहाँ 2 पॉइंट लेता हूँ कि एक पॉइंट मान लो यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो अगर मान लो मैं यहाँ एरिया बनाता हूँ, मान लो ये एरिया मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ, तो भी इससे लाइंस कितनी पास हो रही है एरिया से? 1 2 3 4 5. सेम एरिया अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, मान लो ये बड़ा भी बना ले, बल्कि इससे उतनी साइज का एरिया अगर मैं यहाँ लेता हूँ, तो आप देख रहे हो कि जैसे इससे 2 लाइन या 3 लाइन जो भी होगी, तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर ई है, यहाँ की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर ई बी है, इसका मतलब है कि ई ए जो है वो ई बी से ज़्यादा होगा. और होता ही है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने देखा ही है, दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती जाती है. आई बात सुन में? तो एरिया लेकिन दोनों का सेम लेना है ये एरिया, तभी ना आप सही से जज कर पाओगे.
वो बनेगा ऐसा ही, ठीक है ना। तो यानी इस वाले क्रॉस करके जो लाइंस जा रही है, तो लाइंस उससे ज़्यादा जा रही है, बी वाले से कम जा रही है। इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है यहाँ, ए पर ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से बात हो गई है, ठीक। लिख लिया सर एक सेकेंड। हाँ सर। तो नेक्स्ट है हमारे पास में अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक्चुअली ये है क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये हो गया, इट इज directly proportional, it is directly proportional to the electric lines of force crossing a given surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर लाइंस ऑफ फोर्स के इक्वल हो गया तो फिर तो इसकी यूनिट भी नहीं हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस। तो मान लो जैसे कि ये कोई सरफेस अगर मैं चूज करता हूँ और एक स्मॉल एलिमेंट में इसका ले रहा हूँ, जिसका एरिया मैंने मान लिया कि ds वेक्टर है, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ds वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी जो प्लेन है ds का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा ds वेक्टर होता है। इसको मैं जा रहा हूँ दरअसल मैथमेटिकली कैसे इसको डिफाइन कर किया गया है, ठीक है। तो ये ds वेक्टर की डायरेक्शन उधर होगी, और मान लेते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वो इस डायरेक्शन में मान लो, और इसके साथ में ये जो एंगल बन रहा है यहाँ, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ इसको डिफाइन किया गया डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको इंडिकेट कर देंगे तो पूरे सरफेस से कितनी लाइंस क्रॉस करके जा रही है, जो कि इसके प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं, तो वो ही आ जाएगा हमारे पास। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब पूरा जब इंडिकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो आप। ये हमारे पास में इसका कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल जो इसका एक्सप्रेशन है वो ये होता है। चलो आज इतना ही करेंगे, और आप इसके भी क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। बुकलेट मिल गई ना इसको, इसकी आपको कि नहीं मिली, कि भेजूं? हाँ सर। तो करना शुरू कर दीजिए, और क्या। सर नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग?
नेक्स्ट क्लास में एक तो उसका पार्ट 2 डिस्कस करूंगा और इसका कुछ पार्ट डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। तो आप करोगे तो दिख ही जाएगा, उसमें तो वैसे भी दिया रहता है, सीक्वेंस वाइज दिया रहता है, क्या रहता है, तो करते जाइए उसमें। मेरे ख्याल सेक्शन यही आपको करना है, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि, एक मिनट फिर भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर। जैसे आप सेक्शन ए तो कर ही सकते हो, सेक्शन बी भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ जहाँ स्फेयर का पार्ट आए ना, स्फेयर वाला वो छोड़ देना है, बाकी सब कर सकते हो आप। सेक्शन बी भी कर सकते हो, बस इतना ही है। ए और बी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का, ठीक है। चलिए फिर, ओके बाय बाय। सर हाँ बोलिए। सर वो जो आपने एग्जाम्पल 36 बताया था उसमें एक बार बताइए ना कि वो SHM कैसे नहीं हो रहा है। SHM के लिए मेन कंडीशन क्या है वो याद है आपको? SHM के लिए मेन कंडीशन क्या है, पहले बताएंगे आप ही? नहीं सर, नहीं पता। हाँ तो ऐसे बोलो ना, क्लियर बोला भाई, नहीं मालूम है सर, ठीक है। तो दरअसल SHM की कंडीशन होती है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी है, मान लो वो अगर इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, और कोई रिजिड बॉडी अगर है तो उस पर नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ तो पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन ही करेगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो आपको कहीं इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट दिख रहा है यहाँ, जहाँ इस पर फोर्स 0 आ रहा हो? नेट नहीं है, है ही नहीं। तो पहला पॉइंट तो ये था, जो तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा उसमें। दूसरा ये है कि मान लो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल भी गया, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट से उसको एक्स डिस्प्लेस किया, लेफ्ट या राइट, तो अगर उस पर नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर मतलब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वो फोर्स क्या करेगा? वापस घसीट के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाएगा। और अगर नहीं है, अगर है ना, नहीं आ रहा है, मान लो ऐसा कुछ फोर्स ही नहीं आ रहा है, वो उसको दूर ले जा रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है ना, इसका मतलब है कि वो SHM नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पहले कंडीशन ये नहीं कि इधर फोर्स लग गया इसलिए SHM करना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं आंसर। तो मतलब ये देखेंगे फिर हम लोग, अगर उस पर जो फोर्स आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर x से इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने x डिस्प्लेस किया, तो अगर उसके प्रोपोर्शनल आता है वो, तो हम कहेंगे कि ये SHM कर रहा है, और नहीं आता है तो नहीं करेगा। तो यहाँ फोर्स क्या है? पूरे टाइम कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट जब होता है तब बॉडी SHM थोड़ी करती है। आई गई बात समझ में? हाँ सर। तो ये था। और सर, ना बोलो। और सर राहुल सर ने आपको बताने बोला था कि उनने फ्लूइड से चालू किया अभी पढ़ाना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ सर। तो फिर वो इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी सब पूरा पार्ट है ना, करवा देंगे वो। और हाँ उसके सर। बाद में लेकिन इसके बाद में अगर उनको साउंड वेव शुरू करना है तो उनको ऑसिलेशन शुरू करना पड़ेगा, यानी SHM वाला पार्ट। ठीक है, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए।